नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम अपने टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे मैकेनिज्म और कॉजेज ऑफ वल्केनिज्म, यानी वो सारे नेचुरल प्रोसेसेस जो अर्थ के अंदर से मैग्मा और गैसेस उसके साथ जो दूसरे मटेरियल्स हैं इन सबको सरफेस पर लेके आते हैं। वल्केनिज्म जो है हमें ये समझने में मदद करता है कि वोल्केनिक इरप्शन क्यों होते हैं और मोल्टन रॉक्स कैसे क्रस्ट तक पहुंचता है। मॉडर्न साइंस जो है इसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से जोड़कर देखती है। सबसे पहले देखते हैं अर्थ के अंदर के वो प्रोसेसेस जो मैग्मा को क्रिएट करते हैं और उसे ऊपर पुश करते हैं। पहला कारण है रेडियो एक्टिव हीट। अर्थ की गहराई के अंदर मौजूद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स धीरे धीरे टूटते हैं और हीट रिलीज करते हैं। ये हीट आसपास की रॉक्स का टेम्परेचर इतना बढ़ा देती है कि वो पिघलकर मैग्मा में बदल जाती है। और जो दूसरा रीजन है वो है इंक्रीज इन टेम्परेचर विद डेप्थ। हर किलोमीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर जो है लगभग 32 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है और बढ़ती हुई गहराई के साथ ये जो टेम्परेचर है रॉक्स को मेल्ट करने के लिए काफी होता है। और जो तीसरा रीजन है वो है प्रेशर का कम होना, यानी कि रिडक्शन इन प्रेशर। जब क्रस्ट में क्रैक्स बनती हैं तो डीप हॉट रॉक्स पर ऊपर से दबाव जो है वो कम हो जाता है और वे आसानी से मेल्ट होने लग जाती हैं। ये जो है खासकर आपको मिड ओशन रीजन के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पे रिडक्शन इन प्रेशर जो है कॉमन है। यहाँ पे जो क्रस्ट होती है वो काफी पतली होती है और प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। और फोर्थ फैक्टर जो है वो है एडिशन ऑफ वाटर एंड गैसेस। सी वाटर या जो अंडरग्राउंड वाटर है वो क्रैक्स के थ्रू जो है नीचे जाकर हॉट रॉक से मिल जाता है। वाटर जो है रॉक्स का मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है, जिसकी वजह से मैग्मा बनना आसान हो जाता है। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है, जो बरीड आइस है या जो स्नो है वो पिघल कर जो है एक्स्ट्रा वाटर को भी ऐड कर देता है। इन सब के मिलने की वजह से अंडरग्राउंड में बड़े मोल्टन रॉक्स चैम्बर बनते हैं। दोस्तों अब देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के रोल को। कंस्ट्रक्टिव या डाइवर्जेंट बाउंड्रीज इनके ऊपर प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, जैसे कि मिड अटलांटिक रीज। यहाँ पर मैग्मा ऊपर उठकर गैप को भरता है और नई ओशनिक क्रस्ट बनती है, जिससे जो है फिशर टाइप इरप्शन होता है। और इसका जो है हमने एग्जांपल भी देखा था, आइसलैंडिक टाइप इरप्शन, जहां पे आपको 28 किलोमीटर लंबा जो एक क्रैक देखने को मिलेगा। अगर बात करें डिस्ट्रक्टिव या कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की, तो वहां पे प्लेट आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाता है, दूसरी प्लेट के नीचे एक प्लेट धंस जाती है। यहाँ पे जो प्लेट नीचे धंसती है, जो नीचे शिंक करती है, वो जो है पिघल जाती है और पिघलने की वजह से मैग्मा बनता है। और ये जो मैग्मा है क्रस्ट को चीरकर ऊपर की तरफ आता है और इसी वजह से पैसिफिक ओशन का रिंग ऑफ फायर जो है दुनिया के सबसे वोलेंट वोल्केनोज का एक घर है, जैसे कि माउंट फूजी, माउंट सेंट हेलिना। ये सब जो है आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर देखने को मिलेंगे। और यहाँ तक कि ये सब आपको ट्रांसफॉर्म फोल्ड्स और फ्रैक्चर जोन्स के अंदर भी देखने को मिलेंगे, जहां प्लेट साइड में मूव करती हैं। यहाँ पे जो क्रैक्स बनते हैं वो मैग्मा और जो दूसरी गैसेस हैं उनको सरफेस पर लाने के लिए मदद करते हैं। दोस्तों जब मैग्मा बन जाता है अर्थ के इंटीरियर के अंदर तो ऊपर की ओर मूव करता है, क्योंकि वो जो है आसपास की सॉलिड रॉक से हॉटर और लाइटर हो जाता है। ऊपर उठते समय गैसेस जो है एक्सपेंड करती हैं और प्रेशर जो है बढ़ने लग जाता है। अगर ये प्रेशर अचानक रिलीज हो जाए तो वोलेंट एक्सप्लोजिव इरप्शन होता है। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है 1883 का क्राकाटोआ इरप्शन। और जो प्रेशर बना है अगर वो धीरे धीरे एस्केप होता है तो मैग्मा शांत तरीके से लावा फ्लो के रूप में बाहर आता है। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है हवाईन वोल्केनोज। किसी भी एक्सप्लोजन का जो है एक्सप्लोजिव या जेंटल होना दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। वो दो चीजें हैं गैस और स्टीम की मात्रा। उसके अलावा वो क्रस्ट का जो नेचर है, वो क्रस्ट का नेचर क्या है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है जो इरप्शन होगा वो एक्सप्लोजिव होगा या जेंटल होगा। थिन ओशनिक क्रस्ट जो है मैग्मा को आसानी से बाहर निकलने देता है, जिससे इरप्शन जो है शांत तरीके से होता है। जबकि थिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है गैसेस को ट्रैप कर लेता है और ब्लास्ट को बहुत वोलेंट बना देता है। दुनिया भर में इसके कई अच्छे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मिड अटलांटिक रीजेस, खासकर आइसलैंड के अंदर। यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट जो है मैग्मा को ऊपर आने देते हैं और इसकी वजह से नया सी फ्लोर बनता है। उसके अलावा 1783 का लाकी फिशर इरप्शन, जो कि 28 किलोमीटर लंबे क्रैक से हुआ था और इसकी वजह से 15 क्यूबिक किलोमीटर जो लावा है वो बिल्कुल शांति से बाहर निकलता है। उसके अलावा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के सबडक्शन जोन ने जो है काफी ड्रामेटिक वोल्केनोज बनाए, जैसे कि माउंट पिनाटुबू जो कि फिलीपाइंस के अंदर हुआ 1991 के अंदर, और माउंट फूजी जो है जापान के अंदर। अगर बात करें ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट की, तो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के अंदर क्रिस्टल स्ट्रेचिंग की वजह से माउंट किलिमंजारो और माउंट केन्या जैसे वोल्केनोज बने। और अगर बात करें हॉटस्पॉट वोल्केनोज की, तो इसके अच्छे खासे एग्जांपल है हवाई के वोल्केनोज, जहां प्लेट के बीचों बीच से मेंटल प्लूम्स से मैग्मा ऊपर उठता है और बड़े सील्ड वोल्केनोज बनाता है। तो दोस्तों वोल्केनिज्म को समझना मतलब ये जानना है कि अर्थ के अंदर की हीट, प्रेशर और प्लेट मूवमेंट्स कैसे मिलकर मैग्मा को जन्म देते हैं और फिर उसे सरफेस तक लेके आते हैं। ये जो साइंस है ये हमें बताती है कि वोल्केनोज क्यों फटते हैं और कैसे हमारी डायनेमिक प्लेनेट लगातार नए लैंडफॉर्म्स बनाती है।
दोस्तों अब हम पढ़ेंगे हैजार्डस इफेक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, यानी वोल्केनो से जुड़ी वो सारी नेचुरल डिजास्टर्स और ड्रामेटिक लैंडफॉर्म्स जो कि इंसानी जिंदगी और एनवायरनमेंट दोनों पर बड़ा असर डालते हैं। वोल्केनिक इरप्शन अर्थ के सबसे डिस्ट्रक्टिव नेचुरल इवेंट्स माने जाते हैं क्योंकि ये एक ही समय में आग, राख, जहरीली गैसेस, अर्थक्वेक्स और सुनामी जैसी कई चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं लावा फ्लोज को। जब वोल्केनो इरप्ट करता है तो मोल्टन रॉक की नदियां यानी कि लावा धीरे धीरे चारों तरफ फैल जाती हैं। ये देखने में स्लो होती हैं लेकिन अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर नष्ट कर देती हैं, चाहे वो फॉरेस्ट हो, फार्मलैंड हो, रोड हो या घर हो। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है 2018 का किलुविया इरप्शन जो कि हवाई के अंदर हुआ था, जिसने पूरे नेबरहुड को जलाकर खाक कर दिया था। उसके बाद आता है वोल्केनिक ऐश और डस्ट। फाइन पार्टिकल्स जो हैं हवा में बहुत ऊंचाई तक उड़ जाते हैं और इसकी वजह से सनलाइट जो ब्लॉक हो जाती है, और उसके बाद ये जो ऐश और डस्ट है काफी सैकड़ों किलोमीटर तक सेटल हो जाते हैं और इसकी वजह से क्रॉप्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं, मशीन्स जो है वो क्लॉग हो जाती हैं और लोगों के अंदर जो सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है 1991 का पिनाटुबू इरप्शन जो कि फिलीपाइंस के अंदर हुआ था। इस इरप्शन की वजह से ऐश और जो डस्ट थी वो कई हजारों किलोमीटर तक फैल गई और इसकी वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो ठंडा हो गया था क्योंकि ये जो ऐश और डस्ट थी इसने जो सूरज की रोशनी थी उसको अर्थ तक पहुंचने नहीं दिया था। दोस्तों इसके अलावा एक और बड़ा खतरा है, वो है पॉइजनस गैसेस का। वोल्केनोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इस टाइप की जो गैसेस रिलीज करते हैं जो लोगों और जानवरों को सफोकेट कर सकती हैं। और इसका काफी फेमस एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा 1986 का लेक नायोस डिजास्टर जो कि कैमरून के अंदर हुआ था। यहाँ पे इरप्शन की वजह से CO2 का एक बादल निकला और उसकी वजह से 1700 लोगों की जान चली गई। दोस्तों उसके अलावा वोल्केनोज के इरप्शन के दौरान मैग्मा का मूवमेंट जो है कई बार अर्थक्वेक्स को ट्रिगर कर देता है। अगर इरप्शन सी के नीचे या किनारे पर हो तो मैसिव सुनामी भी पैदा हो सकती हैं। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है कराकाटो इरप्शन जो कि 1883 के अंदर हुआ था इंडोनेशिया के अंदर, और इसकी वजह से 30 मीटर ऊंची जो है पानी की लहर बन गई, वेव बन गई और बाद में इस सुनामी की वजह से जो है अराउंड 36,000 लोगों की जान चली गई। दोस्तों वोल्केनिक एक्टिविटी सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही नहीं लेके आती, ये जो है नई लैंडफॉर्म्स भी बनाती है जिन्हें हम एलिवेटेड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स कहते हैं। ये जो है लावा और एशिस से बनी हुई ड्रामेटिक माउंटेन्स, कोन्स और डोम्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंडर कोन्स की जो कि छोटे लेकिन स्टीप साइडेड हिल्स होते हैं। ये जो है लूज लावा फ्रेगमेंट्स और ऐश से बनते हैं। जब गैस फिल्ड लावा हवा में एक्सप्लोड होकर सिंडर की तरह वेंट के आसपास गिरता है तब जो है इनकी फॉर्मेशन होती है। अगर बात करें इनके ग्रोथ की तो कभी कभी इनकी ग्रोथ जो काफी फास्ट हो सकती है, कभी कभी जो है केवल एक ही हफ्ते के अंदर 100 मीटर तक की ग्रोथ दिखा सकते हैं और जो इनका स्लोप होता है वो 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक स्टीप होता है। और लूज मटेरियल की प्रेजेंस की वजह से वाटर जो है इनसे आसानी से शिप कर जाता है। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है माउंट होरुइयो जो कि मेक्सिको के अंदर है। ये जो होरुइयो है इसकी स्पेलिंग जो है JORULLO है, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो होरुइयो है। इसके अलावा माउंट इजेल्को जो कि एल सल्वाडोर के अंदर है, उसके अलावा माउंट कैमिजिन जो कि फिलीपाइंस के अंदर है, ये इसके अच्छे खासे एग्जांपल हैं। सिंडर कोन के बाद देखते हैं कंपोजिट कोन्स को। कंपोजिट कोन्स को जो है स्ट्राटोकोन्स भी कहा जाता है। ये जो है क्लासिकल कोन शेप्ड वोल्केनोज हैं और सबसे ऊंचे प्रकार के माने जाते हैं। ये जो है अल्टरनेट लेयर्स ऑफ फ्लूइड लावा और एक्सप्लोजिव ऐश डिपॉजिट से बनते हैं जिससे ये स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ये जो है सिमेट्रिकल और स्टीप होते हैं और हजारों साल तक एक्टिव रह सकते हैं। अगर बात करें इनके एग्जांपल्स की तो एग्जांपल के अंदर आते हैं माउंट फूजी जो कि जापान के अंदर है, माउंट कोटोपाक्सी जो कि इक्वाडोर के अंदर है और माउंट मयोन जो कि फिलीपाइंस के अंदर है। इसके अलावा यूएसए के अंदर माउंट रेनियर और माउंट हुड आते हैं। ये सब जो हैं अच्छे खासे एग्जांपल है कंपोजिट कोन्स के, जिनको हम स्ट्राटोकोन्स भी कहते हैं। कई बार जो है मेन वोल्केनो के साइड पर नए वेंट्स खुल जाते हैं और वो छोटे कोन्स बन जाते हैं जिन्हें पैरासाइटिक कोन्स कहा जाता है। इन्हें पैरासाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है सेंट्रल वेंट से ही मैग्मा शेयर करते हैं। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है शास्टिना कोन्स ऑन माउंट शेस्टा। इसकी जो लोकेशन है यूएसए के अंदर है। इसके बाद जो है एक और टाइप आती है जिसको बोलते हैं सील्ड कोन्स। इनको जो है बेसिक लावा कोन्स भी कहा जाता है। ये जो है काफी फ्लूइडिक लो सिलिका बेसाल्टिक लावा से बनते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लावा काफी वाइड एरिया के अंदर फैल जाता है और जेंटल ब्रॉड स्लोप बना देता है जो कि एक वॉरियर शील्ड जैसा दिखता है। ये जो वोल्केनोज हैं काफी बड़े होते हैं, लेकिन अगर बात करें इनकी हाइट की तो इनकी हाइट ज्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन साइज के अंदर ये काफी बड़े आपको देखने को मिलेंगे। इनका जो इरप्शन होता है वो काफी शांत होता है, काफी क्वाइट होता है और कंटिन्यूस इरप्शन होता है। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है हवाई का मोना लोवा और मोना किया। दोस्तों अगर बेसिक लावा कोन्स के बजाय अगर हम बात करें एसिडिक लावा कोन्स की तो ये काफी थिक और सिलिका रिच होते हैं।
यहाँ पे जो लावा होता है वो काफी विस्कस होता है और धीरे धीरे मूव करता है और काफी जल्दी कूल हो जाता है, जिससे जो स्टीप और हाई कोन्स बनते हैं। गैसेस जो होती है वो आसानी से एस्केप नहीं कर पाती, इसलिए इरप्शन जो है काफी वोलेंट होता है। मेडिटेरेनियन रीजन के स्ट्रोम्बोलियन टाइप जो वोल्केनोज हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इसके बाद आता है लावा डोम्स। ये जो डोम शेप्ड हिल्स हैं ये तब बनते हैं जब काफी विस्कस लावा जो है वेंट के पास ही पाइल अप हो जाता है और दूर तक नहीं फैल पाता। ये जो है सील्ड कोन से बड़े और ज्यादा मैसिव हो सकते हैं। ये जो लावा डोम्स होते हैं इनकी 3 सब टाइप होती है, प्लग डोम्स, एंडोजिनस डोम्स और एक्सोजिनस डोम्स। जो प्लग डोम्स होते हैं यहाँ पे जो लावा होता है वो वेंट के अंदर ही सोलिडिफाई हो जाता है। अगर बात करें एंडोजिनस डोम्स की, यहाँ पे जो सिलिका रिच स्टिकी लावा होता है वो ऊपर की तरफ पुश होता है, मतलब कि इसके अंदर जो सिलिका रिच लावा होता है वो ऊपर की तरफ पुश तो जरूर होता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। अगर बात करें एक्सोजिनस डोम्स की, तो यहाँ पे जो रिलेटिवली फ्लूइडिक लावा होता है वो बाहर की ओर स्प्रेड कर जाता है, यानी कि सरफेस के ऊपर आ जाता है। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है यूएसए का लेसन पीक और अलास्का का जो नोवा रप्टा डोम्स है वो। अब बात करते हैं लावा प्लग की या वोल्केनिक नेक की। जब वोल्केनो का जो वेंट होता है वो सोलिडिफाइड लावा से भर जाता है और सॉफ्ट कोन इरोजन से हट जाता है, तो एक हार्ड कॉलम ऑफ रॉक जो है पीछे छूट जाता है, जिसे जो है लावा प्लग या वोल्केनिक नेक कहा जाता है। ये जो है आसपास की लैंड से जो है सैकड़ों मीटर ऊपर तक उठे ड्रामेटिक टावर की तरह दिखते हैं। और इस लावा प्लग या वोल्केनिक नेक का अच्छा खासा एग्जाम्पल है यूएसए का डेविल्स टावर और न्यू मैक्सिको का शिप रॉक। तो दोस्तों वोल्केनिक इरप्शंस जो हैं ये सिर्फ तत्कालीन खतरों जैसे कि लावा, ऐश, गैसेस और सुनामी से ही हमें नहीं डराते, बल्कि ये जो हैं लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल भी देते हैं। इनके द्वारा बनाए गए टावरिंग कोन्स, डोम्स और प्लग्स हमें याद दिलाते हैं कि अर्थ की इंटरनल एनर्जी कितनी पावरफुल और क्रिएटिव है। दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।